प्री प्रोसेसर्स के बारे में हमने जान लिया था और प्री प्रोसेसर्स हमने देख लिए। तो अब बात करते हैं फाइल्स के बारे में और फाइल्स के साथ हमें कैसे छेड़छाड़ करनी है, कैसे फाइल को बनाना है, कैसे फाइल के अंदर कुछ डालना है, कैसे फाइल को रीड करना है, वो सभी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। कंप्लीट फाइल्स की डिटेल्स देखेंगे। आपको मैं पक्का कह रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आपको फाइल्स के साथ छेड़छाड़ करने में मजा आने लगेगा। किसी भी टाइप की फाइल को आप छेड़छाड़ कर सकते हो, किसी भी टाइप की फाइल के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो इस वीडियो के बाद थ्रू सी प्रोग्राम। ओके, अब क्यों फाइल के साथ हमें छेड़छाड़ करनी है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं एक बार। क्योंकि देखो, फाइल किस काम में यूज होती है? फाइल्स हमारी जो काम में यूज होती हैं, जिस भी काम में यूज होती हैं, वो है हमारा डेटा स्टोरेज। किस काम में? फाइल जो है हमारी, एक फाइल डेटा स्टोरेज के काम में आती है। किसके? एक डेटा, मतलब कि किसी भी टाइप के डेटा के स्टोरेज में काम आती है। ठीक है, फाइल क्या है? किसी भी टाइप के डेटा स्टोरेज में काम आती है। ठीक है, और फाइल्स को किस में यूज किया जाता है? उस डेटा को रीड करने के लिए। क्या करने के लिए? उस डेटा को रीड करने के लिए, या फिर उस डेटा को एडिट करने के लिए। ठीक है, उस डेटा को एडिट करने के लिए और रीड करने के लिए फाइल का हम यूज करते हैं। ठीक है, जब भी आपको डेटा स्टोर करना हो तो आप फाइल्स बनाते हो, उन फाइल्स के अंदर आप डेटा डाल देते हो। और जब भी आपको उन फाइल्स का डेटा रीड करना है तो आप उनको खोलते हो, रीड कर लेते हो। एडिट करना है तो खोलते हो और एडिट कर लेते हो। ठीक है, अब देखो, हमें प्रोग्राम्स के अंदर फाइल्स की क्यों जरूरत है हमें। ठीक है, हमें प्रोग्राम्स के अंदर फाइल्स की क्यों जरूरत है, ये देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर देखो, जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो ना, जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो तो उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाते हो आप। ठीक है, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी, या किसी नाम से, बड़े बड़े नाम से वेरिएबल्स बनाते हो। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जिट करता है ना, सारे के सारे वेरिएबल्स और इनका डेटा, जितने भी वैल्यू जो आपने इसके अंदर सेव कर रखी होगी, मान लो कुछ भी आपने इनके अंदर सेव कर रखा होगा, वो सभी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, वो सभी डेटा खत्म हो जाएगा। उसको सेव करके रखने के लिए आपको फाइल्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? फाइल्स की जरूरत पड़ेगी। फाइल्स के अंदर आप ये सारा का सारा डेटा डाल दो, क्या हो जाएगा? ऐसे कैसे ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो फाइल्स के अंदर डाल। इसीलिए हम फाइल का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब सी प्रोग्राम के थ्रू आपको कैसे फाइल को एक्सेस करना है, कैसे फाइल को रीड करना है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको पता ही होगी वो तो। एक होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, आपको पता ही होगी, ये चीज तो कॉमन नॉलेज है ना। एक होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी और एक होती है हमारी नॉन वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ये दो टाइप की हमारी मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल में हमारी रैम वगैरह आ जाती है, रैम हो गया, हमारी कैसे मेमोरी हो गई। ठीक है, अदर मेमोरी जितनी भी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वो सारी इसके अंदर आती है। नॉन वोलेटाइल के अंदर आ जाती है अपनी SSD, CD, अपनी फ्लोपी तो आपका आजकल, खैर फ्लोपी तो क्या, सीडी भी यूज होनी बंद हो चुकी है, और अपनी पेन ड्राइव। ठीक है, और HDD। ठीक है, अब तो इसके भी बहुत सारे पार्ट आ गए, NVMe वगैरह काफी सारे आ चुके हैं। तो ये सारी हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि इसमें हमारा जो डेटा है ना, वो प्रोग्राम के एग्जिट होने पे खत्म नहीं होगा। इसका जो डेटा है वो जब खत्म होगा जब आप SSD को तोड़ दोगे। ये SSD करप्ट हो जाएगी, SSD खराब हो जाएगी, CD खराब हो जाएगी, फ्लोपी तो आजकल यूज ही नहीं होती, कोई यूज करता ही नहीं। पेन ड्राइव खराब हो जाएगा, पानी में गिर जाएगा, तो जाके आपकी जो मेमोरी है वो खराब होगी। खुद से वो खराब, मतलब कि प्रोग्राम के एंड होने से उस तरीके से दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ओके, समझ आ गया आपको। और रैम वगैरह में जो भी चीजें हमारी सेव होती है, वे रैंडमली सेव होती है और इसके अंदर हम वापस से डेटा को नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजों का आपको पता होना चाहिए। और यही हमारी मेनली फाइल्स की दिक्कत जो मैंने आपको बतानी थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये तो आपको पता ही है कि हमें फाइल्स क्यों चाहिए होती है, बता ही दिया मैंने आपको। डेटा के स्टोरेज के लिए हमें फाइल्स चाहिए होती है। डेटा स्टोरेज क्यों करना है? ताकि हम डेटा को बाद में रीड कर सके, बाद में उसको एडिट कर सके, इसलिए हमें फाइल्स की जरूरत यहाँ पर पड़ी है। ठीक है, और जो रैम है, वैसे तो हम उसके अंदर भी कर सकते हैं ऐसा, हम अपने प्रोग्राम को बंद ही नहीं करेंगे। लेकिन कितना डेटा, रैम जो है क्या, एक तरीके से लिमिटेड हो जाती है कि भाई इतनी ही रैम हम यूज कर सकते हैं। सभी के कंप्यूटर में एक एक TB रैम थोड़ी होगी, फिर यहाँ पर तो रैम तो कितनी होगी? आजकल तो 16 GB, 32 GB, 8 GB, 64 GB, फिर भी एक लिमिट रहती है। लेकिन यहाँ पर आपके पास नॉन वोलेटाइल मेमोरीज की लिमिट नहीं होती है। आप एक पेन ड्राइव ले आओगे 128 GB का, आप एक SSD ले आओगे 1 TB की, एक और SSD ले आओगे 1 TB की, सस्ती पड़ेगी। रैम आपको लानी पड़ेगी 1 TB की, और एक जहां पर आप SSD लेके आ रहे हो 1 TB में, कितना खर्चा का फर्क होता है आपको पता है? बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है यहाँ पर। अगर आप एक 16 GB की भी रैम लेने जाओगे, मान लो DDR4 की, तो वो भी आपको 8-9 हजार की पड़ जाएगी। वहीं पर आप एक NVMe ले आओगे M.2 8000 की, 1 TB की, क्या पता सस्ते ही मिल जाए। ठीक है, तो कितना फर्क है, कितना ज्यादा फर्क है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वही है, नॉन वोलेटाइल मेमोरीज का यूज करते हैं हम डेटा को स्टोर करने के लिए। ज्यादा आगे नहीं बढ़ते इन चीजों में।
अब यहाँ पर फाइल्स देख लेते हैं कितने टाइप की हमारे पास फाइल्स होती हैं। और आप कहोगे फाइल्स तो हमारे पास बहुत टाइप की होती है, पीडीएफ होती है और MP4 होती हैं, इमेजेस की भी कितनी सारी होती है। यहाँ पर ये तो वीडियोस के अंदर आ गई ना, वीडियोस की बहुत सारी कैटेगरी बन गई, MP4, WM, VMKV वगैरह बहुत सारी है, बहुत सारी। जैसे इमेजेस की भी होगी, जैसे यहाँ पर JPG बन गई, JPEG बन गई, PNG बन गई, SVG बन गई, बहुत सारी है इसके अंदर भी, बहुत सारी। तो इतने सारे फाइल्स के टाइप और भी कितनी सारी फाइल्स होती है, जैसे कि डॉक्स होगी, एक्सेल्स होगी, ये सभी फाइल्स टाइप में इंक्लूड नहीं कर सकते आप। मेनली आप यहाँ पर करोगे दो टाइप की फाइल्स टाइप, एक तो टेक्स्ट फाइल, सिंपल टेक्स्ट फाइल, ठीक है, एक हमारी होती है सिंपल टेक्स्ट फाइल और दूसरी हमारी होती है बाइनरी फाइल। क्या होती है? बाइनरी फाइल। डन। ये दो फाइल होती हैं। जितनी भी ये फाइल्स है ना, पीडीएफ, इमेजेस, वीडियोस वगैरह वगैरह, सारी की सारी हमारी बाइनरी फाइल्स में आती है। किसमें आती है? बाइनरी फाइल्स के अंदर। तो बाइनरी फाइल्स होती हैं एडवांस लेवल की फाइल्स और टेक्स्ट फाइल होती है हमारी सिंपल टेक्स्ट लेवल की फाइल, जिसके अंदर सिंपल हम टेक्स्ट लिखते हैं। अब डॉट सी फाइल क्या है? अब आपको ये मैंने क्वेश्चन दिया है, जो डॉट सी फाइल हम बनाते हैं वो कौन सी फाइल है? वो टेक्स्ट फाइल है या फिर वो बाइनरी फाइल है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। आप वीडियो को पॉज करके सोचो और कमेंट जरूर करो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी सी फाइल्स हैं वे कौन सी फाइल है। देखो, जब तक हम सी फाइल को कंपाइल नहीं करते हैं ना, कंपाइल करने के बाद वो जो exe.o बन के आती है वो है बाइनरी फाइल, और जो डॉट सी फाइल है वो हमारी टेक्स्ट फाइल। कौन सी फाइल है? वो हमारी टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं। समझ आ गया? अगर आपको पहले से ही पता था तो कांग्रेचुलेशंस, और नहीं पता था तो कुछ ना कुछ आप सीखे हो, अच्छी बात है। तो ये दो टाइप की फाइल्स होती है आपकी। बाइनरी फाइल्स को आप डायरेक्ट नहीं रीड कर सकते। अगर आप इनको खोलने की कोशिश भी करोगे ना गलती से कहीं पर किसी एडिटर के अंदर, तो आपको अलग ही लैंग्वेज दिखेगी वहां पर, क्वेश्चन मार्क, 01, पता नहीं क्या क्या दिखेगा, समझ भी नहीं आएगा आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, तो इनको खोलने के लिए स्पेसिफिक फाइल्स को खोलने के लिए स्पेसिफिक टूल्स होते हैं। जैसे पीडीएफ को खोलने के लिए पीडीएफ रीडर्स हैं, वीडियो को खोलने के लिए वीडियो प्लेयर्स हैं, इमेज को खोलने के लिए इमेज व्यूअर्स हैं, और अलग अलग फाइल्स को खोलने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बस यही है फाइल्स के बारे में जो मैंने डिस्कस करना था। अब बात करते हैं हम फाइल्स को एक्सेस कैसे करेंगे। हाँ, आप सी प्रोग्राम से बाइनरी फाइल भी पढ़ सकते हो और टेक्स्ट फाइल भी पढ़ सकते हो, और रीड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मतलब सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे फटाफट से 31 ट्यूटोरियल बनाते हैं। ज्यादा थ्योरी हो चुकी है, अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं। files.c सिंपल है, files.c के नाम से मैंने ये प्रोग्राम बना दिया है। यहाँ पे अपना मेन फंक्शन को इंक्लूड करेंगे, और मेन फंक्शन को इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे #include stdlibh। डन, ये मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। अब बारी आती है फाइल्स को छेड़छाड़ करने की। अब फाइल्स को छेड़छाड़ करने के लिए मतलब कि मेनली क्या हम काम करेंगे, हम एक नई फाइल बना सकते हैं, हम ओपन कर सकते हैं किसी फाइल को, हम क्लोज कर सकते हैं किसी फाइल को, और हम रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं उस फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये सभी हम करेंगे। और ये करना कैसे है? ये एक पॉइंटर हमें मौजूद है stdlib के अंदर, एक पॉइंटर मिलता है हमको। ठीक है, stdlib के अंदर एक पॉइंटर मिलता है हमको, फाइल पॉइंटर। क्या मिलता है? एक फाइल पॉइंटर मिलता है। इसका यूज करके हम फाइल को बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फाइल को बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ फंक्शंस होते हैं फाइल को ओपन करने के, क्लोज करने के, वो सभी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। पहले एक काम करते हैं, एक फाइल को बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक सिंपल सी एक फाइल बनाते हैं, file.txt। ठीक है, .txt फाइल हमने यहाँ पर बना ली है। एक इस नाम से फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। एक काम करते हैं, यहाँ पर test.txt बना लेता हूँ मैं। अगर आपको दिख नहीं रहा ना तो मैं इसको एक बार जूम कर लेता हूँ। test.txt मैंने यहाँ पर फाइल बना ली है। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर this is line 1 and this is line 2 and this is line 3। ये मैंने इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख दिया। अब मैं इसके अंदर इस फाइल को रीड करने वाला हूँ। देखना मैं कैसे रीड करूंगा, ध्यान से आप देखना। एक मैंने फाइल पॉइंटर बनाया है। ठीक है, एक मैंने फाइल यहाँ पे पॉइंटर बनाया है, मतलब कि एक तरीके से आप डेटा टाइप मान लो, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक f नाम से बना लो, या किसी भी नाम से बना लो, जिस भी नाम से आपका जी करे, ptr नाम से ही बना सकते हो आप। और बताओ, फाइल पॉइंटर बनाया। अब इसके अंदर स्टार्टिंग में मैं नल डाल दूंगा। ये मैंने आपको बता रखा कि बेस्ट प्रैक्टिस है, नल डाला करो। ओपन नहीं करिए अभी हमने फाइल, ओपन करने से पहले आपको नल डालना है। ठीक है, अब फाइल को ओपन करने के लिए क्या करना है? एक फंक्शन है fopen नाम से। क्या नाम से? fopen नाम से, fopen नाम से। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, ये देखो, ये रिटर्न करता है फाइल पॉइंटर। ये क्या रिटर्न करता है? ये फाइल पॉइंटर को रिटर्न करता है। मतलब कि ये जो फंक्शन है ये फाइल को ओपन करेगा, ये फाइल को ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद उसके एड्रेस को रिटर्न कर देगा। तो एड्रेस को रिटर्न कर रहा है तो मतलब हमें किसी चीज के अंदर इसको स्टोर भी करवाना है। तो किस चीज के अंदर करवाना है? अरे जो हमने पॉइंटर बनाया उसी के अंदर तो करवाएंगे। तो f के अंदर मैंने fopen वाले फंक्शन को कॉल करके जो भी इसके अंदर है वो ले लिया। अब कैसे लेना है? देखो, ये fopen जो है ना, ये दो चीजें लेता है, एक कैरेक्टर की एरे और एक और कैरेक्टर पॉइंटर। दो कैरेक्टर पॉइंटर्स ये लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे कैरेक्टर पॉइंटर्स। यहाँ पे हम पहले तो फाइल का नाम देते हैं। अगर हमारी करंट डायरेक्टरी में ही वो फाइल है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे test.txt, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। ओके, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे मोड। कौन सा हमें मोड,
किस मोड में हमें फाइल को ओपन करना है। यहाँ पे काफी सारे मोड होते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ कितने मोड है हमारे टोटल, सारे के सारे मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए आपके पास कुछ मोड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रेड इंक ले लेते हैं हम यहाँ पर, आर मोड, डब्ल्यू मोड, ए मोड, आर प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड और ए प्लस मोड, ये कुछ मोड्स हैं। ठीक है, और भी मोड्स हैं बाइनरी में, ये देखो पहले मैं बता देता हूँ। आर मतलब की रीड, ठीक है, और डब्ल्यू मतलब की अपना राइट, WRITE राइट, ए मतलब की अपेंड, ए मतलब की अपेंड, किसी भी फाइल में अपेंड करना डेटा। ठीक है, अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है और आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस क्या है, ये सब मैं बताता हूँ। आर प्लस का मतलब है रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। राइट प्लस का मतलब है कि फाइल को रीड भी करेंगे, राइट भी करेंगे, और अगर वो फाइल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो नई भी बना देंगे, नई भी बना देंगे। ठीक है, और ए प्लस का मतलब है कि रीड भी करेंगे, राइट भी करेंगे, नहीं बनती तो अपेंड भी करेंगे, समझे? रीड भी करेंगे, अपेंड भी करेंगे, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो नई बना देंगे, तो नई बना देंगे। इसमें रीड एंड राइट है, लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई नहीं बनाएगा, नई नहीं बनाएगा ये फंक्शन। आर मतलब सिर्फ रीड करना, डब्ल्यू मतलब राइट करना, अगर फाइल एग्जिस्ट करती तो न्यू बना देगा, फाइल न्यू फाइल बना देगा। ठीक है, अगर आप उसमें कुछ राइट करोगे तो। ए अपेंड करना मतलब कि अगर फाइल के अंदर कुछ कंटेंट है, मान लो हेलो है, ठीक है, और मेरे को नहीं हेल है, मान लो HELL हेल है, ठीक है, मेरे को ओ जोड़ना है, तो मैं अपेंड का यूज करूंगा, ओ जोड़ दूंगा पीछे। अगर आप डब्ल्यू का यूज करोगे तो पूरी की पूरी फाइल के अंदर जितना कंटेंट होता है उसको हटा के जो नया कंटेंट है वो डालता है। डब्ल्यू का मतलब है जो कंटेंट पहले था उसको हटा दो, नया कंटेंट डाल दो। राइट का मतलब ये है। अपेंड का मतलब है जो कंटेंट पहले है ना उसको रहने दो, और जो कंटेंट नया दिया है वो उसके बाद डालो। समझ आया अपेंड का मतलब? तो आर प्लस मतलब रीड एंड राइट, डब्ल्यू प्लस मतलब रीड एंड राइट एंड क्रिएट न्यू फाइल इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट। ए प्लस मतलब की रीड एंड अपेंड एंड क्रिएट अ फाइल इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो बना दो। अभी आप जब प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे आपको समझ आने लगेंगे। अगर आपके ऊपर से जा रहा है ये टॉपिक तो आप वीडियो को दोबारा देखो, थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं फाइल को रीड करने की कोशिश करता हूँ। मैंने फाइल को ओपन कर लिया। अब जो फाइल ओपन हुई है ना वो इस एफ के अंदर हुई है। ठीक है, अभी वो जो फाइल ओपन हुई है वो इस एफ के अंदर हुई है। समझ आया आपको? समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप समझ जाओगे धीरे धीरे। अब वो ओपन हुई है, अब मेरे को रीड करनी है। उसका जो सारा का सारा कंटेंट है ना मेरे को रीड करना है। तो कुछ फंक्शंस हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ फंक्शंस हैं जिनसे आप उन फाइल्स को रीड कर सकते हो। देखो अभी मैं फंक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ फंक्शन है। एक तो है एफ प्रिंट एफ, प्रिंट एफ फंक्शन आपने सुना होगा, उसके आगे एक एफ लगा दो। एफ प्रिंट एफ का मतलब है प्रिंट करना, मतलब कि फाइल के अंदर कुछ प्रिंट करना हो, आपको फाइल के अंदर कुछ डालना हो, वो है एफ प्रिंट। एफ स्कैन एफ का यूज है क्या करना है, फाइल के अंदर से डेटा निकालना, फाइल के अंदर से डेटा निकालना। अब इनका भी हम यूज करेंगे, आराम से करेंगे, चिंता मत करो। और कुछ इजी फंक्शन जो मैंने आपको बताया, जैसे कि एक मैंने आपको बताया था पुट्स था, एक पुट्स जो कि आपका क्या करता था, कंसोल पे जो आपका टर्मिनल है उस पे स्ट्रिंग को पुट कर देता था तुरंत। तो ऐसे ही है एक एफ पुट क्या है, फाइल को एज अ स्ट्रिंग, पूरी की पूरी फाइल को एज अ स्ट्रिंग को, पूरी की पूरी फाइल एज अ स्ट्रिंग उठाएगा और कहीं पर भी अगर आपको प्रिंट करवाना है, जो करवाना है वो कर देगा। तो ये फंक्शन है। एक है एफ पुट सी, एक है एफ पुट सी। तो ये भी वही काम करता है, एफ पुट सी भी वही काम करता है, मतलब कि पर ये एज एक कैरेक्टर उठाता है, एक कैरेक्टर उठाता है। तो ऐसे ही एक हो जाता है आपका एफ गेट सी, सॉरी ये मैंने उल्टा बोल दिया। पुट मतलब फाइल के अंदर डालना, पुट मतलब फाइल के अंदर डालना, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को फाइल के अंदर डाल देना। पुट सी मतलब एक कैरेक्टर को फाइल के अंदर डालना। एफ गेट सी, गेट का मतलब है फाइल के अंदर से कैरेक्टर उठा लेना। और एफ गेट्स ऐसा आ गया ना, इसके अंदर फाइल के अंदर से पूरी की पूरी स्ट्रिंग को उठा लो, पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लो एज अ स्ट्रिंग। तो ये है हमारे कुछ फंक्शन जो आप यूज करोगे फाइल्स की एडिटिंग वगैरह में, रीडिंग वगैरह में। तो चलिए फटाफट से यूज करते हैं। यहाँ पर ना मैंने एक काम कर दिया, यहाँ पर मैंने जो फाइल का पॉइंटर जो मैंने बनाया था एफ नाम से, उसको मैंने एफएस कर दिया। ठीक है, अब एफएस मान लो, एफ मान लो। एफएस मैंने जानबूझ के किया है, ये आपको पता चल जाएगा कि इसी वीडियो के अंदर मैं आगे ना कुछ आपको टॉपिक कराऊंगा कि उसमें फिर मेरे को ये नाम चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैंने पहले ही एफएस कर दिया। ठीक है, एफएस का मतलब है फाइल सोर्स। ठीक है, सोर्स फाइल जो भी है। ठीक है, और एफएस के अंदर राइट या रीड करने से पहले हम एक काम करेंगे यहाँ पर, जो कि मैंने आपको बताया कि जो एफ ओपन है ना वो क्या करता है, जो एफ ओपन है वो क्या करता है, वो एक पॉइंटर रिटर्न करता है, फाइल पॉइंटर। ठीक है, वो एक फाइल पॉइंटर रिटर्न करेगा और हम उस पॉइंटर को, उस एड्रेस को एफएस के अंदर सेव करवा लेंगे। तो जो वो रिटर्न करेगा वो एक एड्रेस होगा किसी फाइल का जो कि रैम में खुली हुई है। ठीक है, तो अगर बाई चांस किसी रीजन से फाइल ओपन नहीं हो पाई तो ये नल को रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ये नल को। तो हम यहाँ एक एरर को हैंडल करेंगे, जैसे कि इफ fs इक्वल नल। अगर जो fs है वो नल के इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ करवा देंगे, प्रिंट एफ एरर। ठीक है, एरर इन ओपनिंग फाइल, डॉट लगाएंगे और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न भी करवा देंगे, प्रोग्राम को बंद करवा देंगे रिटर्न 1 करके। तो अब ये क्या करेगा, अगर बाई चांस नल रिटर्न करा ना इसने, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर देंगे, ये मैसेज शो करवा के कि फाइल को ओपन करते वक्त एरर आ गया। क्या? फाइल को ओपन करते वक्त एरर आ
गया। ठीक है, इससे हमें भी पता चल जाएगा कि फाइल जो है वो ओपन हुई है या नहीं हुई है, ये हमें भी पता रहेगा और प्रोग्राम जो है वो एग्जिट भी कर जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एरर हैंडलिंग का यूज करा है, मतलब कि हमने पहले चेक किया है पॉइंटर को यूज करने से पहले कि वो नल है या नहीं। देखो जो टॉपिक मैं आपको पहले करा देता हूँ ना, उन टॉपिकों को मैं आगे यूज में लेता हूँ। जो कि मैंने आपको नल पॉइंटर वर्ड पॉइंटर कराए थे, ऐसे ही मैंने क्या किया यहाँ पर नल का यूज किया है चेक करने के लिए कि ये जो पॉइंटर मैं यूज करने वाला हूँ वो मतलब नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नल नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर फाइल जो है वो आ चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइल को रीड करने के बारे में। अब फाइल मेरे को रीड करनी है। ठीक है, तो रीड मोड में हमने ओपन तो कर ली फाइल। ठीक है, हमने रीड मोड में फाइल को ओपन कर लिया। अब बारी आती है फाइल को रीड करने की। तो एक काम करते हैं, एक फटाफट से मैं कैर की एक एरे बनाता हूँ। मान लो str के नाम से मैंने एक 50 साइज की एक एरे बना दी है। यहाँ पर बना दी तो यहाँ पे काफी सारे फंक्शंस आ जाते हैं जिनसे आप रीड कर सकते हो अपनी फाइल को जो आपने खोल रखी है। देखो दिखाता हूँ मैं अभी आपको, एक printf करवाता हूँ, printf %s और उसके बाद मैं str को प्रिंट करवाऊंगा। उससे पहले एक बार फाइल को रीड कर लेते हैं। देखो फाइल को रीड करने के लिए मैंने आपको काफी सारे फंक्शंस बताए थे, जैसे कि यहाँ पे है आपका scanf। ठीक है, ये आपका scanf है फाइल को रीड करने के लिए, और आपका getc है और gets है। ठीक है, ये आपके फाइल को रीड करने के लिए फंक्शन है। putc है, puts है और fprintf है, ये आपके फाइल के अंदर डालने के लिए है। कुछ भी अगर आपको कुछ कैरेक्टर वगैरह स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी फाइल के अंदर डालना हो तो आप इनका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले आपको fscanf का यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, fscanf में देखो ये पहले मांगता फाइल पॉइंटर की कौन सी फाइल से आपको डेटा रीड करना है, कौन सी फाइल से आपको डेटा रीड करना है, कौन से वेरिएबल में हमने फाइल ओपन कर रखी है, fs नाम के वेरिएबल में हमने फाइल जो है वो ओपन कर रखी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फाइल ओपन कर ली है। अब फाइल ओपन करने के बाद मतलब कि फाइल पॉइंटर दे दिया है। अब इसके बाद देना है किस टाइप का डेटा आपको रीड करना है, मतलब मेरे को %s पूरी की पूरी स्ट्रिंग रीड करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा, उसके बाद कोमा लगाने के बाद क्या, कोमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे देने वाला हूँ वो वेरिएबल जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग को रीड करके सेव करवाऊंगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस fs फाइल में से स्ट्रिंग को निकाल लेगा और str के अंदर डाल देगा, str के अंदर डाल देगा। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। F6 दबाते हैं एक बार फटाफट से और ये जो प्रोग्राम है रन होगा। देखो ये आ गया एरर इन ओपनिंग फाइल। देखो ये जो मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ test.txt, ये जो फाइल है ये इसके अंदर पहले से ही एग्जिस्ट करती है और इसके अंदर मैंने ये कुछ लिख रखा है। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। अभी मैं सिर्फ ये 3 चीजें रखता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पर ये जो 3 लाइंस हैं ये यहाँ पर हैं, लेकिन ये कह रहा है कि फाइल ओपन करने में एरर आ गया। देखो ये एरर आ सकता है आपका। ठीक है, ये डिपेंड करता है आईडी वगैरह पे डिपेंड करता है कि ये जो फाइल है ये रिलेटिव पाथ से उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है। तो अभी जो मेरा प्रोग्राम है वो रिलेटिव पाथ से फाइल्स को नहीं उठा पा रहा। रिलेटिव पाथ का मतलब होता है जिस डायरेक्टरी में आपका जो प्रोग्राम है वो रन कर रहा है ना, उस डायरेक्टरी के अंदर ही जो फाइल्स है उसका आप डायरेक्ट नाम दे सकते हो, वो है आपका रिलेटिव पाथ। बाकी अगर आप फुल पाथ देना चाहो इसका तो फुल पाथ भी दे सकते हो। कैसे दोगे, जैसे txt टेक्स्ट फाइल है टेस्ट की, और इस पे आप कॉपी करोगे, रिलेटिव पाथ भी कॉपी कर सकते हो और कॉपी पाथ भी यहाँ पर आप कर सकते हो। तो मैं कॉपी पाथ करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये देखो मैंने पेस्ट कर दिया है। अब जहां जहां पर ये बैकस्लैश लगा हुआ है ना, वहां पर मैं एक और बैकस्लैश लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, एक और बैकस्लैश लगा दूंगा। ये देखो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब प्रोग्राम को रन करके देखें तो ये क्या ये काम करेगा। और ये देखो दिस आ गया है हमारा test.txt में से, ये दिस को उठा के ले आया है। क्या ले आया है, दिस को उठा के ये ले आया। अभी दिस को क्यों लाया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये देखो आप यहाँ पर ये मैंने डबल स्लैश क्यों लगाए हैं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एस्केप सीक्वेंसेस कराए थे कुछ। सिंगल बैकस्लैश अगर हम लगाते हैं ना तो हमारा जो कंपाइलर है वो सोचता है कि हमने कोई ना कोई एस्केप सीक्वेंस का यूज किया है। ठीक है, और अगर आपको बैकस्लैश लगाना है तो आपको डबल बैकस्लैश लगाने पड़ते हैं। समझ आ गया होगा आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एस्केप सीक्वेंस का अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एस्केप सीक्वेंसेस में आपके डबल बैकस्लैशेस लगेंगे। ठीक है, अब अगर आपको पूरी की पूरी लाइन रीड करनी है, स्कैनएफ का आपको पता ही है कि जब भी आप %s से किसी भी स्कैनएफ से कुछ भी स्कैनएफ से आप कमांड लाइन इनपुट उठाते थे तो वो सिर्फ स्पेस तक का, पहले स्पेस तक का लेता था जितना भी कैरेक्टर्स जो भी आए हैं। सिर्फ जैसे ही स्पेस आया उसके बाद से वो स्कैनएफ जो है वो उठाना लेना बंद कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, देखो मैं स्ट्रिंग 2 में जाऊं तो हमने ये फंक्शन बनाया था अपना खुद का जो कि पूरी की पूरी
पूरी स्ट्रिंग लेता था, है ना। तो अगर मैं ये यहाँ से कॉपी कर लूँ, यहाँ से मैं कॉपी करूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूं, तो ये क्या करेगा, हाँ जी, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को उठाएगा, इंक्लूडिंग स्पेस। देखो दिस इज लाइन 1, पर न्यू लाइन को ये नहीं उठा रहा है, ये भी न्यू लाइन को नहीं उठा रहा है। तो देखो ये न्यू लाइन को क्यों नहीं उठा रहा है, कि हमने कहा है कि जैसे ही न्यू लाइन आई ना, जैसे ही \n आई, वहां से उठाना बंद कर दो, वहां से उठाना बंद कर दो। सेव करते हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो fscanf का हम यहीं पर यूज बंद कर देंगे। अब ठीक है, fscanf का यूज करना आपने सीख लिया है। अब एक काम करते हैं, एक बार गेट्स का भी यूज करके देखते हैं। तो ये गेट्स है, गेट्स का यूज करेंगे और यहाँ पे हमें गेट्स के अंदर देना है, सॉरी f गेट्स का यूज करना हमको, f गेट्स में यहाँ पे हमको देना है str पहले तो, कि कौन से वेरिएबल में हमको डेटा जो है वो सेव करवाना है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे देना है एक इंटीजर, और इंटीजर का मतलब है मेरे को यहाँ पे एक वैल्यू देनी है, कितने कैरेक्टर्स आपको रीड करवाने। जैसे मेरे को 50 कैरेक्टर रीड करवाने हैं, तो 50 में यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद कौन सी फाइल से कराने, fs वाली फाइल से मेरे को ये रीड करवाने हैं, ठीक है। तो मैं इसको अगर रन करूं तो देखना मेरे पास पूरी की पूरी यहाँ पे दिस इज लाइन 1 आ गई है ना, पूरी की पूरी लाइन 1। इसने भी नेक्स्ट लाइन रीड करके मेरे को नहीं दी है। नेक्स्ट लाइन इन द सेंस ये देखो, ये सिर्फ एक ही लाइन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी फाइल प्रिंट करवानी है, फाइल का पूरा कंटेंट प्रिंट करवाना है या फिर यूज करना है, तो आपको लूप लगानी पड़ेगी। अब वो लूप कैसे लगानी है, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसको कमेंट आउट करते हैं। अब कंप्लीट फाइल को रीड करेंगे। एक कैर बनाऊंगा मैं अभी, ठीक है। यहाँ पे एक ना कैर बनाता हूँ, CHAR कैर C के नाम से, ओके। अभी इसको करते हैं ऊपर और इसको कमेंट आउट कर देंगे। स्ट्रिंग को भी अभी मैं कमेंट आउट करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं इसका यूज नहीं कर रहा, तो बना के भी क्या फायदा है। अब मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा व्हाइल, ठीक है। व्हाइल के अंदर मैं रखने वाला हूँ जब तक जो C है वो नॉट इक्वल टू है नल के, C नॉट इक्वल टू है नल के, तब तक ये व्हाइल लूप चलेगी। सॉरी नल के नहीं, EOF के। अब ये EOF क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक सेकंड। पहले एक बार कोड को पूरा कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि C इक्वल्स टू f get C। अब ये f get C क्या करता है, सिर्फ एक कैरेक्टर लेके आएगा फाइल से। कौन सी फाइल से, जो हमने इसके अंदर भेजी है, इस फाइल से जाएगा, एक कैरेक्टर उठा के C के अंदर लेके आएगा, ठीक है। और उस कैरेक्टर को मैं प्रिंट करवा दूंगा। प्रिंट f का यूज करेंगे, %C लिखेंगे यहाँ पर और $C, ठीक है। जो भी C के अंदर कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और देखो मैं अगर रन करता हूँ तो पूरी की पूरी फाइल का जो कंटेंट है वो प्रिंट हो गया है। अब वो कैसे हुआ, देखो अभी ना एक कर्सर होता है, देखो ये कर्सर दिख रहा है जो चमक रहा है, जिससे हम लिखते हैं। ये जो कर्सर है ना, जब भी आप फाइल को रीड मोड में ओपन करोगे ना, तो कर्सर जो है स्टार्टिंग में होगा। तो जब भी आप कोई कैरेक्टर रीड करोगे ना, f gets का ये जो f get C का फंक्शन है ना, f get C, ये फंक्शन जैसे ही आप कॉल करोगे किसी भी फाइल पे, तो ये जो फंक्शन है, ये जो पॉइंटर है, ये आगे सरक जाएगा, और जिस कैरेक्टर से ये आगे सरका है ना, ये इसको रिटर्न कर देगा और आगे सरक जाएगा। फिर अगर आप इसको दोबारा कॉल करोगे, फिर जहां पर ये होगा वो वाला कैरेक्टर देगा और आगे सरक जाएगा। फिर दोबारा कॉल करोगे तो फिर I को देगा, फिर आगे सरक जाएगा। ऐसे ऐसे करके सरकता ही जाएगा जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। जैसे ही एंड ऑफ फाइल आएगा, वहां पे ये EOF को रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा, जैसे नल होता था ना, ऐसे EOF है। EOF की वैल्यू होती है -1। क्या होती है, -1। जब भी एंड ऑफ फाइल आ जाती है तो जो f get C है वो -1 रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, -1 रिटर्न करता है। तो ये आपको समझ आ गया है। और -1 रिटर्न करता है मतलब कि EOF रिटर्न करता है, और EOF जैसे ही C जो है EOF के इक्वल होगा, ये हमारी जो लूप है वो बंद हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम इस लाइन को कॉपी करते हैं और इसको ऊपर रख लेते हैं और इसको नीचे कर देते हैं। अब ये परफेक्ट हो गया काम, ठीक है। अब ये परफेक्ट हो गया। देखो -1 का कोई आज की वैल्यू में कोई कैरेक्टर नहीं है, तो इसलिए प्रिंट नहीं होता था। लेकिन जब वो जो कंडीशन मैंने लगा रखी थी ना, कि भी पहले तो ये आए फिर प्रिंट हो, तो जब लास्ट में EOF आया था तो वो EOF को प्रिंट करने की भी कोशिश की गई थी। तो अब जो है EOF आएगा और लूप बंद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक कैरेक्टर हमने पहले यहाँ पे ले लिया, फिर उसको प्रिंट कर दिया, फिर दूसरा लिया, फिर प्रिंट कर दिया, फिर तीसरा लिया, फिर प्रिंट कर दिया। फिर जैसे ही EOF आया C के अंदर, लूप हमारी जो है वो बंद कर जाएगी और हम लूप के बाहर आ जाएंगे, सारी की सारी फाइल प्रिंट हो जाएगी। तो ये देखो हमने पूरी की पूरी फाइल प्रिंट करवा ली है, सिर्फ एक f get C का यूज करके। तो ऐसे आप किसी भी फाइल को प्रिंट करवा सकते हो, किसी भी फाइल को, यहाँ तक कि अगर कोई C फाइल है उसको भी आप प्रिंट करवा सकते हो। ये temp.c मैंने बनाई थी, है ना। तो एक काम करते हैं, temp.c को मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ। रीड मोड में हमने ओपन करी है फाइल, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो देखो क्या ये रिटर्न करेगा। देखो
इसने प्रिंट कर दिया हैशटैग इंक्लूड stdio.h void fun, और जो हमने यहाँ पे चीजें बनाई थी वो सब यहाँ पे बन चुकी है। देखो कंप्लीट हमारी प्रिंट हो चुकी है। ये आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई कितने टाइप की फाइल थी। मैंने आपको बता रखा कि बाइनरी फाइल्स कौन सी होती है, टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ऐसे आप किसी भी फाइल को उठा सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं वापिस से टेक्स्ट फाइल पे चलता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइल को कॉपी कैसे करना है किसी दूसरी फाइल के अंदर। तो मैं एक और फाइल पॉइंटर बनाऊंगा ft के नाम से। ft मतलब f टारगेट, ठीक है, जहां पे हमको कॉपी करना है, नल लगा दूंगा इसके सामने। fs मतलब जहां से कॉपी करना है, ft मतलब जहां पे कॉपी करना है, सोर्स और टारगेट s और t, समझे। तो एक काम करते हैं, इस लूप को यहाँ पे बंद करते हैं। ये हमने रीडिंग की प्रक्रिया बहुत कर ली, अब हम राइटिंग पे चलते हैं। ठीक है, अब फाइल के अंदर राइट करना है तो भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैं आपको एक फंक्शन यूज करके दिखाऊंगा, बाकी सारे आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है इन वीडियोस को देखने का। आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, और समझ आ भी गया तो ज्यादा टाइम तक समझ में आपके दिमाग में नहीं रहेगा, अब भूल जाओगे, लॉजिक क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अभी एक काम करते हैं, जो हमने ft बनाई है उसको भी ओपन करते हैं एक बार। ठीक है, तो इस वाली चीज को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको हटा लेंगे क्योंकि राइट मोड में ओपन करनी है। तो ये अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं भी करती तो बन जाएगी ना वो फाइल, तो क्योंकि राइट मोड का मतलब क्या है, राइट मोड का मतलब है कि भाई ये फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो इसको राइट मोड में ओपन कर लो, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो इसको बना दो, तो इसको नई फाइल बना दो। तो जो मेरे को कॉपी करनी है वो test2.txt। अब देख लो यहाँ पे test2.txt नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, राइट मोड में मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद देखो एक चीज और, जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हो तो उसको क्लोज करना बिल्कुल कंपलसरी मान लो। और क्लोज कब करनी है, ध्यान रखना, क्लोज आप जब करोगे जब आपका यूज खत्म हो जाए, जब आपका यूज खत्म हो जाए फाइल का, तब आप क्लोज करोगे। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, f क्लोज लिखते हैं, f क्लोज, उसके अंदर fs लिखता हूँ और सेमीकोलन लगा देता हूँ। और एक और हम ft के साथ भी यही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ft नहीं, यहाँ पे सॉरी fs नहीं, यहाँ पे ft के अंदर हम इस नई वाली फाइल को खोलेंगे। ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम राइट मोड में खोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम राइट मोड में खोल रहे हैं, तो ये फाइल नहीं बन जाएगी। क्या हो जाएगा, ये फाइल नहीं बन जाएगी। ठीक है, अब एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं, एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल, पहले एक काम करेंगे, c इक्वल टू f get c करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे fs दे देंगे कि भाई fs से हमें कॉपी करना है। तो fs से पहला कैरेक्टर उठा लिया और इसके अंदर हम कॉपी करेंगे। तो कैसे करेंगे कॉपी, एक वाइल लूप चलाएंगे सेम टू सेम उसी कंडीशन पे कि c जब तक नॉट इक्वल टू है eof के। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम अपना कोड लिख देंगे। और कोड क्या लिखना है, कोड तो आपको पता ही है क्या लिखना है, कोड लिखना है हमको। अब हमें डालना है फाइल के अंदर कैरेक्टर। ठीक है, तो डालने के लिए आपको पता ही है f put c, कैरेक्टर डालना है तो f put c का यूज करेंगे। और सबसे पहले हम वो देंगे कि हमें कौन सा कैरेक्टर डालना है, c हमको डालना है। ठीक है, उसके बाद कौन सी फाइल में डालना है, ft के अंदर डालना है। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। फिर हम दोबारा से ये करेंगे c इक्वल टू f get cqv। फिर हमको नया कैरेक्टर भी तो उठाना है, और कौन सी फाइल से उठाना है, fs से। कौन सी फाइल से, fs से हमको वो उठाना है। और ये देखो हमारी जो फाइल है वो कंप्लीटली कॉपी हो जाएगी। ठीक है, जब ये लूप खत्म हो जाएगी तो हम printf करवा देंगे फाइल कॉपीड। सेव करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं फाइल को। और अब देखना क्या होगा, यहाँ पर देखो एरर इन ओपनिंग फाइल, यहाँ पे एरर आ गया है। ठीक है, ये देखो test.c नाम की कोई फाइल थी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आ गया एरर इन ओपनिंग फाइल। यहाँ पे c को उठाएंगे, txt रखेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे अपने प्रोग्राम को। और यहाँ पे देखो फाइल कॉपीड, ये देखो test2.txt बन के आ चुकी है। जो हमारा टेक्स्ट 1 में था वो हमारा test2 फाइल में भी आ चुका है, सेम टू सेम वही कंटेंट आ चुका है। अगर मैं देखो यहाँ पे टेस्ट वाली जो फाइल है हमारी, इसके अंदर मैं कुछ भी चेंज कर देता हूँ, और लिख देता हूँ पे सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, सेव करता हूँ और रन करता हूँ। सॉरी, गलत फाइल को रन कर दिया, और इसको मैं रन करता हूँ। तो देखना यहाँ पे ये लिखा है फाइल कॉपीड। और test2 में जाऊँ तो ये देखो जो मैंने नया कंटेंट इसके अंदर डाला वो भी इसके अंदर कॉपी हो चुका है। ठीक है, और राइट मोड क्या करता है, राइट मोड वो काम करता है कि जो भी आप जब भी आप राइट मोड में किसी फाइल को ओपन करते हो ना, तो वो पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट मिटा देगा, और जो आप नया कंटेंट डालोगे फाइल में सिर्फ वो डालेगा। ठीक है, तो ये है राइट मोड का काम। अगर मैं इसको अपेंड मोड में ओपन कर लूं और इस प्रोग्राम को 4-5 बार रन करके आपको दिखाऊं ना, तो देखो एक सेकंड, एक बार, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार रन हो रहा है, देखो 3 बार रन कर दिया। अब अगर मैं test2 में जाऊं, देखो कितना सारा कंटेंट इसके अंदर आ गया है। अपेंड का मतलब है जो कंटेंट पहले था ना फाइल के अंदर, उसके बाद से ही अगला कंटेंट डालना शुरू कर दो, उसके बाद से ही अगला कंटेंट डालना शुरू कर दो। ठीक है, और राइट मोड का मतलब होता है पहले सारा का सारा कंटेंट हटा दो और फिर उसके अंदर डालो कंटेंट। ठीक है, देखो मैंने राइट मोड में किया, सारा का सारा कंटेंट हट गया और जो नया कंटेंट था सिर्फ वही रह गया। तो ये है फाइल का हमारा राइटिंग और अपेंडिंग का सिस्टम। अब एक काम करते हैं, मैं कुछ काम दूंगा आपको, वो आपको करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा। एक मैंने ना file.txt नाम की फाइल बना रखी है यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर रैंडम टेक्स्ट ले रखा है कुछ। ठीक है, और कितनी लाइंस है इसके अंदर आप काउंट करो। देखो इसके
इसके अंदर 13 लाइन से दिख आपको 14 रही है, क्योंकि मैं इसका रीजन बताता हूँ। देखो एक एंटर यहाँ पर पड़ा, एक एंटर यहाँ पर पड़ा, 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 एंटर पड़ गए हैं, ठीक है। 9 10 11 12 13 यहाँ पर 13 एंटर पड़ चुके हैं, ठीक है। हाँ वो 14th लाइन में, लेकिन एंटर तो 13 हुए ना। और एंटर का मतलब क्या होता है? एंटर का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है? बैकस्लैश एन। तो यहाँ पर कितनी लाइंस हुई? मेनली 13 लाइंस हुई। मेनली बैकस्लैश एन कितने हैं? 13 बैकस्लैश एन इसके अंदर कितने? 13, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? तो अगर आपको लाइंस कैलकुलेट करनी है कि एक फाइल में कितनी नंबर ऑफ लाइंस पे काम करा जा चुका, कितनी नंबर ऑफ लाइन यूज्ड है, लिखी गई है, तो कैसे आप काउंट करोगे? वो प्रोग्राम मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं और नीचे यहाँ पे जाएंगे। सेम टू सेम वही प्रोसेस करनी है हमको। c इक्वल टू एफ गेट सी, और एफ गेट सी के अंदर हमें fs डालना है। पर अब fs के अंदर हम दूसरी फाइल को ओपन करेंगे। एक फाइल .txt नाम की फाइल है, उसको रीड मोड में लेंगे। उसके बाद सेम प्रोसीजर होगा अपना। व्हाइल लगाएंगे एक लूप, और व्हाइल लूप लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा c नॉट इक्वल टू eof। जब तक जो c है वो eof के इक्वल नहीं होता जब तक ये लूप चलेगी। और यहाँ पे एक काम करते हैं, एक इंटीजर बना लेते हैं, इंटीजर लाइंस के नाम से, जिसकी वैल्यू में 0 रख देता हूँ अभी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ c इक्वल बैकस्लैश n। अगर c बैकस्लैश n के इक्वल है तो लाइंस प्लस प्लस हो जाए, लाइंस प्लस प्लस हो जाएगी, ठीक है। लाइंस प्लस प्लस हो जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये सिर्फ बैकस्लैश n गिनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बैकस्लैश n गिनेगा। और ये 14th वाली लाइन को, लास्ट वाली लाइन को नहीं गिनेगा, क्योंकि इसके बाद बैकस्लैश n नहीं है। तो यहाँ पे कितने थे बैकस्लैश n थे? 13। तो हमेशा ये एक लाइन कम ही गिनेगा, समझ आया? तो इसलिए मैं क्या करूंगा, लूप के बंद होने के बाद लाइंस में एक बार और प्लस प्लस करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंटफ करवाऊंगा, प्रिंटफ टोटल लाइंस, और उसके बाद मैं यहाँ पे %d लगा के और यहाँ पे मैं लाइंस को प्रिंट करवा सकता हूँ। लाइन रन करते हैं प्रोग्राम को, देखना 14 लाइंस हमारे पास यहाँ पे आएंगी। ये देखो यहाँ पर टोटल लाइंस कंपाइल्ड सक्सेसफुली तो हो गया, लेकिन काम नहीं किया। ओहो सॉरी, ये लूप पे चला गया। कैंसिल करते हैं प्रोग्राम को अपने, और यहाँ पे हमने एक गलती कर दी। यहाँ पे हम लिखेंगे c इक्वल टू एफ गेट सी। हमको अगले कैरेक्टर भी तो चाहिए, हम एक ही कैरेक्टर को बार बार लूप में चेक कर रहे थे, हमको अगला कैरेक्टर भी तो चाहिए था। तो मैं दोबारा से ठीक करता हूँ प्रोग्राम को। c इक्वल टू एफ गेट सी, और fs से हमको रीड करना है, तो ये मेरे को करना था। और जैसे ही मैंने किया, देखो टोटल लाइंस 14 हमारे पास आ चुकी हैं। आपको स्पेसिस काउंट करने, मान लो कितने स्पेसिस हैं टोटल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम स्पेसिस, और स्पेसिस 0 रखेंगे हम स्टार्टिंग में, और यहाँ पे हम लिख देंगे बैकस्लैश n टोटल स्पेसिस, और %d लगाएंगे यहाँ पर, और कोमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे स्पेसिस। और स्पेसिस के लिए हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ c इक्वल स्पेस, c इक्वल स्पेस, देन स्पेसिस को प्लस प्लस कर दो, स्पेसिस को प्लस प्लस कर दो। तो ये हमारे सारे के सारे स्पेस कैलकुलेट होके हमारे पास आ जाएंगे। देखो रन करता हूँ यहाँ पर, और ये देखो 502 हमारे पास स्पेस है इस फाइल के अंदर। टोटल वर्ड्स आपको रीड करने हैं कि कितने वर्ड्स है, कितने कैरेक्टर्स हैं, ये सभी आप पूरी की पूरी कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो, अच्छे तरीके से लगा सकते हो बहुत, ठीक है। टोटल कैरेक्टर्स अगर आपको रीड करने हैं तो आप कैसे करोगे? मान लो एक मैंने इंटीजर लिया और यहाँ पे मैंने अल्फा ले लिया, ठीक है। अल्फा मतलब टोटल अल्फाबेट्स देख रहे हैं ना, मतलब टोटल कितने कैरेक्टर्स है इसके अंदर। या फिर आप यहाँ पे इस फाइल के कैरेक्टर भी देख सकते हो, CHART, ठीक है। CH के नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैं कैरेक्टर सेव करूंगा, और CH को मैं बार बार प्लस ही करता रहूंगा हर बार, क्योंकि CH तो साफ सीधी बात है कि जब CH कब खत्म होगा, जब ये एंड ऑफ फाइल खत्म होगा, क्योंकि मेरे को सारे कैरेक्टर्स रीड करने हैं, एक एक कैरेक्टर को मेरे को रीड करना है, ठीक है। एक एक कैरेक्टर को मेरे को रीड करना है। इसमें न्यू लाइन को कैरेक्टर भी गिना जाएगा, इसमें स्पेसिस भी गिने जाएंगे, सब कुछ गिना जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर को रीड करना है, और मेरे को फिर प्रिंट भी करवाना है। यहाँ पे बैकस्लैश n लगाऊंगा, टोटल केयर %d लगाएंगे यहाँ पर, और इसके बाद कोमा लगा के ch लिख देंगे, ठीक है। ch लिख देंगे, रन करता हूँ फाइल को, और यहाँ पे देखो टोटल कैरेक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं 3090, ठीक है। अब आपके लिए जो टास्क मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, वो ये टास्क है कि आपको टोटल कैलकुलेट करने हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन मार्क कितने हैं, कितने क्वेश्चन मार्क्स हैं इस वीडियो के अंदर, सॉरी इस फाइल के अंदर, या फिर कितनी फुल स्टॉप्स हैं इस फाइल के अंदर, वे आपको कैलकुलेट करनी है। और कैलकुलेट करने के बाद जो कोड होगा वो आप कमेंट में पेस्ट जरूर करना, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो का जो भी टॉपिक था। पूरी की पूरी फाइल्स मैंने आपको समझा दी अच्छे से कि कैसे आपको ये करनी है। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो भी सीखना चाहता हूँ। बहुत बेसिक से टॉपिक्स और एडवांस टॉपिक्स बहुत ईजी करके आपको सिखा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो ना इस वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट डाल सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।